नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत एक नया टॉपिक ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। ब्लैक रस्ट क्या होता है? ब्लैक रस्ट डिजीज है जो गेहूं के लिए बहुत ही इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट फंगल डिजीज माना जाता है। वजह ये कि गेहूं का जो मुख्य पैदावार है इंडिया की, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ गेहूं मुख्य पैदावार होने की वजह से यहाँ पर डिजीज जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फूड प्रोडक्शन जो है, ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है। इसको सबसे पहले पर्सून ने 1797 में रिकॉग्नाइज किया था कि स्टेम रस्ट डिजीज जो है ये पक्सिनिया ग्रैमिनिस की वजह से होती है। उसके बाद डी बेरी ने 1865 में ये डायग्नोस किया, ये पहचाना कि ये इनोकुलेशन एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और उसके आधार पर इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है ये एक होस्ट पर अपना जीवन नहीं बिता सकती, इसके लिए दो होस्ट चाहिए होते हैं। पहला है वीट जो कि इसका मेन होस्ट है, और दूसरा बारबेरी, और ये दोनों होस्ट के मिलने पर ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला जो मुख्य लक्षण है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रेड रस्ट। डार्क ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के जो सिम्टम्स होते हैं दैट अपीयर्स ऑन लीव्स एंड कल्स। उसके बाद के स्टेज में काफी समय के बाद लेटर स्टेज में ब्लैक रस्ट सिम्टम अपीयर होते हैं जो कि मुख्य रूप से स्टेम पर आते हैं। इसमें जो धब्बे होते हैं, जो पश्यूल्स होते हैं, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। जो रेड रस्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस फंजाई का यूरिडियल स्टेज, जिसमें यूरिडोसोराई और यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। और जो ब्लैक रस्ट स्टेज है जो कि डार्क ब्लैक कलर की दिखाई देती है, वो रिप्रेजेंट करती है टीलियल स्टेज या टेलिटोस्पोर्स जिसमें बनते हैं वो स्टेज। जो इलोंगेटेड ब्राउन एंड रेडिश ब्राउन पश्यूल्स होते हैं जिसको यूरिडोसोराई बोलते हैं, ये बाद में जब स्पोर्स पूरे बन जाते हैं तो एपिडर्मिस बर्स्ट होने की वजह से ये पश्यूल्स फट जाते हैं, और इस तरह से जो लीफ की एपिडर्मिस है वो ब्रोक हो जाती है, फट जाती है, और एक तरह से ये टीयर हो जाती है। सरफेस टीयर हो जाने की वजह से ये खुला हुआ क्रेटर के जैसा दिखाई देता है, गड्ढे के जैसा सरफेस दिखाई देता है। अब देखते हैं यूरिडोसोराई और यूरिडिया कैसे होती है। तो यूरिडोसोराई, जिसको यूरिडिया भी कहते हैं, स्प्लिट ओपन इन इरेगुलर मैनर। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, बहुत इरेगुलरली फट जाती है, जिसकी वजह से जो सरफेस है लीफ की वो क्रेटर की जैसी, गड्ढे की जैसी ओपनिंग बन जाती है उसके ऊपर। और ये होता है होस्ट टिश्यू जो कि प्लांट का एपिडर्मिस है लीफ का, उसको उसके फट जाने की वजह से। जो यूरिडोसोराई होती हैं उसके चारों तरफ एक क्लोरोटिक जो डेड सेल्स होती हैं वो येलो कलर की पैच दिखाई देती है, क्योंकि सराउंडिंग सेल जो होती है यूरिडोसोराई की वो आसपास की डेड हो जाती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं बचता, इसलिए वो क्लोरोटिक मीन्स पीलापन लिए हुए दिखाई देती हैं। इस सुराई के अंतर्गत, इस सुराई के अंदर मासेस ऑफ रेडिश और रस्ट कलर्ड पाउडर भर जाता है, और ये पाउडर जो है वो यूरिडोस्पोर्स होता है। यूरिडोस्पोर्स की संरचना कैसी होती है? दे आर ओवल, बाइन्यूक्लिएट एंड यूनिसेलुलर। दिस इज यूरिडोसोराई। ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, दीज आर पैरेन्काइमेटस मेसोफिल सेल्स। ये लाइट ग्रीन कलर के एपिडर्मल सेल्स जो कि होस्ट के हैं, गेहूं के पौधे के हैं। दिस इज यूरिडोस्पोर्स, इसमें ढेर सारे यूरिडोस्पोर्स भरे हुए हैं। एंड यहाँ पर आप देखते हैं इंटरसेलुलरली दो फिलामेंट्स होते हैं, माइसीलियम होती है, वो रेमिफाई हो जाती है होस्ट टिश्यू के अंदर। एंड दिस आर रेड कलर, रेड ब्राउन कलर की यूरिडोस्पोर्स हैं जिसमें N+N डाइकैरियोटिक कंडीशन प्रेजेंट होता है। एक इंडिविजुअल स्पोर्स को हम देखें, यूरिडोस्पोर्स को, तो वो ऐसे दिखाई देते हैं। बाद के स्टेज में जब गेहूं का पौधा थोड़ा और पुराना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें ब्लैक रस्ट जो सिम्टम है वो दिखाई देने लगते हैं, और उसको कहते हैं टीलियल स्टेज। टीलिया जिसमें कि टेलिटोस्पोर्स एंड टेलिटोसोराई बनते हैं, वो स्टेज होती है जो ब्लैक कलर की दिखाई देती है। इसमें होता है क्या? दिस कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड पश्यूल्स। इसमें जो धब्बे बनते हैं लीफ के ऊपर ये इलोंगेटेड होते हैं, और जिसको टीलिया या टेलिटोसोराई कहते हैं, और ये इलोंगेटेड होते हैं, बाइसेल्ड होते हैं, टेलिटोस्पोर्स थिक वॉल्ड होते हैं, एंड कलर इज वेरी ब्लैक। आप इसको यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल टेलिटोसोराई। इसमें टेलिटोस्पोर्स स्पिंडल शेप दिखाई दे रहे हैं, बाइसेल्ड हैं। इसका ब्लैक कलर क्यों होता है? ब्लैक कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मासेस ऑफ डार्क कलर्ड थिक वॉल टेलिटोस्पोर्स। जो टेलिटोसोराई में जो टेलिटोस्पोर्स होते हैं उनकी वॉल बहुत ही डार्क कलर्ड, बहुत ही थिक होती है, इसलिए वो पैच पस्ट्यूल जो है वो डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये दो स्टेजें जो हैं वो तो गेहूं के पत्तियों पर आती हैं, गेहूं के पत्तियों पर, और टीलियल स्टेज स्टेम पर आती हैं। उसके बाद की जो स्टेज होती है, दो स्टेज और होती हैं,
वो बारबेरी के लिए जो अल्टरनेट होस्ट है उस पर दिखाई देता है। वो कैसा दिखाई देता है? ऑन बारबेरी स्मॉल सर्कुलर येलोइश स्पॉट दिखाई देते हैं अपर सरफेस पे। पहले सबसे पहले अपर सरफेस पे दिखाई देंगे। एंड दीज स्पॉट शो सेंट्रल क्लस्टर। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हनी कलर्ड पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं गोल गोल, जिसको स्पर्मोगोनिया कहते हैं। ये क्लस्टर के फॉर्म में होता है। उसके बाद में इस जो स्पर्मोगोनिया है ऊपर की सरफेस पे दिखाई दे गई है आपको। मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ। दिस इज, ये ऊपर के सरफेस पर ये है स्पर्मोगोनिया, जिसको पिकनिया भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको नाम लिखा गया है पिकनीडियम, या स्पर्मोगोनियम भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर इसमें से ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर ऊज आउट। इसमें नेक्टर की जैसी हनी जैसी जो कुछ केमिकल पाए जाते हैं, जो कि उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा डिजीज साइकिल के अंतर्गत। फिर बाद के में क्या होता है, मोर और लेस अपोजिट प्लेसेस टुवर्ड्स द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जहां पर ये पिकनियम बनती है, स्पर्मोगोनियम बनते हैं, उसके ठीक नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एसियस स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर वो डेवलप हो जाती है बारबेरी लीफ के ऊपर। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ येलोइश और ऑरेंज कलर स्पॉट्स अपीयर। येलोइश एंड ऑरेंज कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं, जिसमें एसिया और एसियोस्पोर्स बनते हैं। These spots show a cluster of small cup shaped होती हैं। किनारे की तरफ बॉर्डर्स होते हैं that are short toothed, जैसे आरी के दांत होते हैं उस तरह के बॉर्डर्स बने होते हैं इसके। और इसको एशिया या क्लस्टर कप्स भी कहते हैं। इसके अंदर एसिया स्पोर्स बनेंगे। तो दिस इज द एशिया विथ एसिया स्पोर्स एंड दिस इज स्पर्मोगोनिया विथ स्पर्मेशिया एंड रिसेप्टिव हाइफी, उसको मैं आगे बताऊंगी अभी। एंड सरफेस पे देखें तो यहाँ पे दिखा अपर सरफेस, दिस इज स्पर्मोगोनियम एंड दिस इज एसियल कप्स या क्लस्टर कप्स। ये क्लस्टर में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म इज पक्सिनिया ग्रामिनिस, फॉर्म स्पीशीज ट्रिटिसी। ये जो फंजाई है दैट इज हेटेरोसियस। हेटेरोसियस कहने का मतलब है इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक ही होस्ट पर अपना जीवन ही समाप्त नहीं कर सकती। तो उसका जो मुख्य जो होस्ट है दैट इज प्रिंसिपल होस्ट आर ग्रामिनेशियस प्लांट्स। दूसरे ग्रामिनेशियस प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वीट है, ओट्स है, बार्ली, राई और दूसरे लार्ज नंबर ऑफ ग्रासेस। एंड द सेकंड होस्ट है दैट इज अल्टरनेट होस्ट दैट इज बारबेरी। अगर इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं तो ये किंगडम माइकोटा में आता है, डिवीजन यू माइकोटा में आता है, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टेलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्सिनिएसी, जीनस पक्सिनिया एंड स्पीशीज ग्रामिनेस। अब देखते हैं कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसकी संरचना कैसी है और ये कैसे अपने होस्ट पर सर्वाइव करता है। इसका जो माइसिलियम है दैट इज इंटरसेलुलर, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हाइफी प्रोड्यूसेस स्मॉल राउंडेड ब्रांच हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया बनाती है एंड दैट पेनिट्रेट्स द होस्ट सेल। होस्ट प्लांट के जो मेसोफिल सेल्स है उसके बीच में रेमिफाई होती है और उस सेल के अंदर हॉस्टोरिया बनाती है जो कि फूड मटेरियल अब्सॉर्ब कर सकता है। जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं दैट आर स्टॉक्ड होते हैं, स्टॉक पे होते हैं लगे, एंड सिंगल सेल होते हैं लेकिन डाइकैरियोटिक होते हैं, मतलब उसी एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कलर इज गोल्डन ब्राउन। जो सेल का शेप होता है दैट इज ऑब्लॉन्ग और इलिप्सॉइडल हो सकता है। इसमें 4 इक्वेटोरियली अरेंज्ड जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सरफेस इज इकाइनोलेट। इकाइनोलेट का मतलब होता है कांटेदार सरफेस होती है, उसकी बारीक बारीक स्पाइन जैसी संरचना निकली होती है। मैं ऊपर ड्रॉ करती हूँ, दिस इज यूरिडोस्पोर्स। इसके यूपर की जो वॉल है दैट इज यूकाइडुलेट, इस तरह से निकली हुई होगी थोड़ी सी। एंड इक्वेटोरियली अरेंज 4 जर्म पोर का मतलब है दिस इज यूरिडोस्पोर्स। अगर इसको हम 4 भागों में बराबर डिवाइड करें तो जो 4 इक्वेटर्स हैं, इक्वेटोरियल लाइंस हैं, इनके ऊपर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इन चारों लाइनों के करस्पॉन्डिंग जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। जो यूरिडोस्पोर्स है वो रिपीटेडली ग्रामिनेशियस प्लांट्स को, होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये एक दिस इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब जो टेलिटोस्पोर्स है वो क्या होता है? टेलिटोस्पोर्स हैं वो भी यूरिडोस्पोर्स की तरह ही बनते हैं लेकिन बाद में बनते हैं एंड डाइकैरियोटिक माइसिलियम से ही बनते हैं। जो टेलिटोस्पोर्स होते हैं दैट आर स्टॉक्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 थिक वॉल्ड स्मूथ सुपरइम्पोज्ड सेल्स। इसके टॉप जो होता है, इसका टिप होता है जो दैट इज राउंडेड और ब्लंटेड एंड थिकेंड एट द एपेक्स।
ईच सेल ऑफ टेलिटोस्पोर्स, जो टेलिटोस्पोर्स के सेल्स होते हैं, दैट बियर अ जर्म, वो सिर्फ एक ही जर्म पर प्रेजेंट होता है। और जो ऊपर की सेल होती है, एपिकल सेल होती है, वो उसके में तो बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है, एपिकल पोजीशन होती है। एंड नीचे वाली जो सेल में जस्ट बिलो द सेप्टम ये जर्म पर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक सेल अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाई, एक पेयर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। इसका मतलब जो एक एक सेल है वो दोनों ही डाइकैरियोटिक हैं। व्हेन द टेलिटोस्पोर्स मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाती है तो जो पेयर्ड में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक एक दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, दे फ्यूज, और उस समय ये डिप्लॉयड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, टेलिटोस्पोर जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद कुछ समय तक ये जो स्ट्रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है, प्लांट रिमेन्स प्रेजेंट होता है फील्ड में, वहां पर ये सर्वाइव करता है फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों तक। और ये जर्मिनेट होने के बाद जो टेलिटोस्पोर्स है, दैट गिव्स राइज टू प्रोमाइसिलियम, ये प्रोमाइसिलियम बनाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोमाइसिलियम, जब ये प्रोमाइसिलियम बनती है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो फ्यूज हो गया था उस प्रोमाइसिलियम बनने से ठीक पहले, दैट अंडरगोज अ रिडक्शन डिवीजन, उसमें एक रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 4 स्पोरिडिया, जिसको बेसिडियस स्पोर्स बोलते हैं, ये बनती है एक एक प्रोमाइसिलियम के ऊपर। उसमें से 2 होती है प्लस स्ट्रेन की एंड 2 होती है माइनस स्ट्रेन की, 2 अपोजिट स्ट्रेन के 2 बनते हैं। ये जो स्पोरिडिया है, दैट जर्मिनेट ऑन बारबेरी लीफ, ये अब गेहूं की इन्फेक्ट नहीं कर सकती, ये अल्टरनेट होस्ट को जाती है और वहां जर्मिनेट करती है। और ये होता कैसे है, जो 2 टाइप्स की स्पर्मोगोनिया बनती है बारबेरी लीफ के अपर सरफेस पे, आपने देखा था पहले। तो ये जो बेसिडियस स्पोर्स हैं, वो बारबेरी लीफ के ऊपर 2 अलग अलग स्ट्रेन के स्पर्मोगोनिया बनाएगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो जो स्पर्मोगोनिया है, दैट आर फ्लास्क शेप, संरचना इसकी फ्लास्क शेप होती है, और ये बारबेरी के होस्ट टिश्यू में एम्बेडेड होता है, सुराही की तरह अंदर धंसा हुआ होता है, और उसकी जो ओपनिंग होती है एक स्मॉल ऑस्ट्यूल के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। और इसके अंदर जो बनते हैं, दैट आर स्पर्मेशिया एंड फ्लेक्सस हाइफी, जिसको रिसेप्टिव हाइफी भी कहते हैं। ये दोनों स्पर्मोगोनिया के अंतर्गत बनती हैं। पहली स्पर्मेशिया जो स्पोर की जैसी होती है, एंड दूसरी फ्लेक्सस हाइफी जो फिलामेंट की जैसी होती है। अब जो स्पर्मेशिया है, वो स्पर्मोगोनियम के ऑस्टियोल के ऊपर, ऑस्टियोल के पास एक हनी ड्यू लाइक केमिकल यूज आउट होता है, उसमें ये पैक हो जाती है, उसमें लगी रहती है, और बाद में इंसेक्ट के द्वारा ये फैलती है। जब इंसेक्ट उस नेक्टर को अट्रैक्ट होकर आते हैं, तो जो पॉजिटिव स्ट्रेन की जो स्पर्मेशिया है, वो निगेटिव स्ट्रेन के रिसेप्टिव हाइवे तक पहुंच सकती है इंसेक्ट के द्वारा, और जो निगेटिव स्ट्रेन की स्पर्मेशिया है, वो पॉजिटिव स्ट्रेन के रिसेप्टिव हाइवे तक पहुंचती है, और वहां पर एक तरह से फ्यूज हो जाती है, और वहां पर डाइकैरियोटिक कंडीशन स्टैब्लिश हो जाता है। फ्यूजन नहीं होता, सिर्फ एक ही मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, लेकिन फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं। स्पर्मेशिया जो है रिसेप्टिव हाइफी से फ्यूज हो जाती है, लेकिन दोनों न्यूक्लियस बिना फ्यूज हुए वहां पर उसी साइटोप्लाज्म में, सेम साइटोप्लाज्म में बने रहते हैं, और एक तरह से डाइकैरियोटिक कंडीशन स्टैब्लिश हो जाता है। जो डाइकैरियोटिक हाइफी है, ये आगे फोटोमाइसिलियम बनाता है नीचे की सरफेस पे बारबेरी लीफ के, जो बाद में डेवलप होकर एक कंप्लीट एसियम बनाता है, जिसमें एसियोस्पोर्स बनते हैं। एसियम या एसियल कप्स या क्लस्टर कप्स जिसे कहते हैं, दैट बियर्स एसियस स्पोर्स इन चेन। यहाँ पर डाइकैरियोटिक, क्योंकि न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं है, डाइकैरियोटिक सिंगल सेल शेप में हेक्सागोनल एसियस स्पोर्स बनते हैं। बारबेरी जो लीफ है, उसके नीचे की तरफ जो एसियल कप्स या क्लस्टर कप्स या एसियम प्रेजेंट है उसमें, और ये जो है एसियस स्पोर्स, यही आगे नया इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वो कैसे करते हैं, दैट एसियस स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, विंड के द्वारा ये डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। यही जो है गैमिनस फैमिली यानी कि वीट फैमिली के पौधे के ऊपर दोबारा आती है, नया इन्फेक्शन कॉज करती है, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करती है। जो एसियस स्पोर्स है, जर्मिनेट ऑन ग्रेमिनेशियस होस्ट। जो स्पोर्स हैं, दैट आर डाइकैरियोटिक, क्योंकि अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है उनका, एंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइकैरियोटिक माइसिलियम। ये जर्मिनेट होकर भी जो माइसिलियम बनता है फंजाई का, वो डाइकैरियोटिक ही रहता है, और होस्ट प्लांट के ऊपर ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम ही डाइकैरियोटिक यूरिडोसोराई बनाता है ऑन ग्रेमिनेशियस होस्ट, यानी कि ऑन द वीट प्लांट। अब देखते हैं डिजीज साइकिल कैसे होती है। डिजीज साइकिल में जैसे कि आपने सब में पढ़ा है, 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज पेरिनेशन, जो पैथोजन का फर्स्ट इनोकुलम है वो कहाँ से आता है, कैसे वो पेरिनेट करता है, एक सीजन खत्म होने के बाद वो दूसरे सीजन तक कैसे जीवित रहता है, कहाँ जीवित रहता है और कैसे आता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज टेलिटोस्पोर्स। टेलिटोस्पोर्स होता है दैट पेरिनेट्स ऑन स्ट्रॉ एंड स्टबल।
जो कि उसका रिमेन्स होते हैं प्लांट के, पड़े रहते हैं, उनमें रहता है। तो टेलुटो स्पोर सर्व्स इनडायरेक्टली टू कन्वे द डिजीज टू द अल्टरनेट होस्ट, दैट इज बारबेरी। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है वो जर्मिनेट होता है, प्रोमाइसीलियम बनाता है, बेसिडोस्पोर्स बनते हैं, तब जाके वो बारबेरी के होस्ट पर, बारबेरी के लीफ पर जर्मिनेट होकर नई कॉलोनी बनाते हैं जिसमें स्पर्मेशिया एंड एसियोस्पोर्स बनते हैं। जो टेलुटोस्पोर्स होते हैं दैट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस प्रोमाइसीलियम, प्रोमाइसीलियम बनाता है टेलुटोस्पोर्स, इसलिए इसको इंडायरेक्ट कहा गया था। विच अगेन प्रोड्यूसेस स्पोरिडिया, ये स्पोरिडिया बनाएगा जिसको बेसिडोस्पोर्स कहते हैं। दो अलग अलग स्ट्रेन के बनाते हैं, प्लस एंड माइनस, और इसी वजह से पक्सिनिया ग्रामिनेंस को हेटेरोथैलिक भी कहते हैं। हेटेरोसियस तो ये है ही क्योंकि दो होस्ट भी लग रहे हैं, और हेटेरोथैलिक इसलिए कि दो स्ट्रेन हो जो बनाता है, बेसिडोस्पोर्स के दो स्ट्रेन बनाते हैं। जो स्पोरिडिया होती है दैट कैन नॉट इन्फेक्ट द सीरियल होस्ट, ये ग्रामिनेस व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकती, ये सीधा बारबेरी प्लांट को ही इन्फेक्ट करती है। जो स्पोरिडिया है वो कैसे फैलती है, कैसे आती है गेहूं के पौधे तक। जो स्पोरिडिया है दैट आर डिस्पर्स बाय विंड, विंड के द्वारा इसका डिस्पर्शन होता है, विंड के द्वारा ये पहुंचते हैं एंड फॉल ऑन बारबेरी लीफ, बारबेरी लीफ पे गिरते हैं और वहां पर ये इन्फेक्ट करते हैं जो यंग स्टेम है, यंग लीफ है, पिटियोल है, वहां पर उन पौधों के उसके पेनिट्रेट कर जाते हैं क्यूटिकल को और उसको रेमिफाई कर जाते हैं, वहां पर स्टेब्लिश हो जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। फिर टू टाइप्स प्लस एंड माइनस स्पर्मोगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। आपको पता था कि जो स्पोरिडिया है वो दो स्ट्रेन की अलग अलग होती है, इसलिए दो तरह की स्पर्मोगोनिया भी बनती है सरफेस के ऊपर, और जिसमें कि दो प्लस एंड माइनस स्पोरिडिया थी, वही प्लस एंड माइनस स्पर्मोगोनिया बनाती है अलग अलग स्ट्रेन के। उसके बाद फॉलोइंग ट्रांसफर ऑफ प्लस एंड माइनस स्पर्मेशिया टू फ्लेक्सस हाइफी, प्लस स्पर्मेशिया जो होती है वो माइनस फ्लेक्सस हाइफी से अटैच हो जाती है, और माइनस वाली जो स्पर्मेशिया है वो प्लस वाली फ्लेक्सस हाइफी से अटैच हो जाती है, और ये सब होता है इन फ्लाइज या रेन ड्रॉप के द्वारा, और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन, जिसमें स्पर्मेशिया फ्लेक्सस हाइफी या रिसेप्टिव हाइफी से फ्यूज होती है, और इस प्रक्रिया में डाइकैरियोटिक कंडीशन स्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म कॉमन हो जाता है। और उसके बाद लोअर सरफेस पर ये एसिया बनाती है जिसमें कि एसियस पोर्स बनते हैं। दीज एसियस पोर्स आर डिसेमिनेटेड बाय एयर, ये हवा के द्वारा फैलते हैं। ये एसियस पोर्स जो होते हैं यही इन्फेक्ट कर सकते हैं ग्रेमिनेशियस होस्ट को, यानी कि व्हीट प्लांट को। अब प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है, अभी तक आपने पढ़ा कि बारबेरी लीफ के ऊपर एसिया बनती है, उसमें एसियस पोर्स बनते हैं, तो ये जो एसियस पोर्स हैं दिस इज द कॉज ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। दीज एसियस पोर्स जर्मिनेट, जो कि लीफ के सरफेस पे आता है और वहां पर एप्रिसोरिया बनाता है, और उसके बाद से उसमें इन्फेक्शन पैक निकलता है जो कि पेनिट्रेट कर जाता है स्टोमेटा के द्वारा, और प्लांट के अंदर आकर, लीफ के अंदर आकर ये वेसिकल बनाता है सब स्टोमेटल चैम्बर में, और यहाँ से जो डाइकैरियोटिक हाइफी है वो पूरे इंटरसेलुलर स्पेस में भर जाती है, फैल जाती है। इंटरसेलुलर स्पेस जो पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है उसके बीच बीच में जो खाली स्पेस होती है इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पर ही फैल जाती है, और बाद के स्टेज में यूरिडोसोराई और यूरिडोस्पोर्स बनाती हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है, जो यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, जो यूरिडोसोराई में बनते हैं, दैट जर्मिनेट ऑन ग्रेमिनेशियस होस्ट, ये डायरेक्टली दूसरे व्हीट प्लांट पे जर्मिनेट हो सकते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार होती है, बार बार यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, दूसरे प्लांट पे जाते हैं, वहां जर्मिनेट होते हैं, और इस तरह से ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का एक स्रोत होता है और इन्फेक्शन को फैलाते हैं। कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस इस रोग को फेवर करते हैं, जो टेलिटोस्पोज होता है उसके लिए सबसे मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है वो 19 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। अगर टेम्परेचर इसके ऊपर और नीचे होता है तो टेलिटोस्पोज आसानी से जर्मिनेट नहीं होते और डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो होती है वो इस डिजीज को फैलाने में सहायक होती है। वजह यह कि जो यूरिडोस्पोर्स थे एंड टेलिटोस्पोर्स थे, स्पर्मेशिया थे एंड जो जितने भी स्पोर्स हैं गेहूं के, वो सभी दे रिक्वायर फिल्म ऑफ वाटर टू जर्मिनेट, अगर वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। अब इस चित्र के द्वारा देखते हैं कि डिजीज साइकिल क्या होती है, कैसी होती है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट की। जो डिजीज है ये फैलता है टेलिटोस्पोर्स से। ये टेलिटोस्पोर्स पिछले सीजन का जो है स्टॉल में पड़ा रहता है, ये जर्मिनेट होता है 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर के बीच में और बनाता है प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम में यहाँ पर मियोसिस होती है, मियोसिस के द्वारा इसके 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं जिसको स्पोरिडिया भी कहते हैं। ये अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ये जो बेसिडिया है या स्पोरिडिया है ये बारबेरी लीफ को इन्फेक्ट करती है,
और ये स्पर्मोगोनिया बनाती है। जिस स्ट्रेन का बेसिलस स्पोर्स था उसी स्ट्रेन की स्पर्मोगोनिया बनाती है। अब क्या होता है, दो अपोजिट स्ट्रेन के, एक पॉजिटिव स्ट्रेन की स्पर्मेशिया और नेगेटिव स्ट्रेन का रिसेप्टिव हाइपी, ये फ्यूज होते हैं ऊपर की सरफेस में। जो स्पोरोनियम बना है, स्पोरोगोनियम बना है, इसके अंदर ही दो होंगे अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। प्लांट में दूसरी जगह कहीं पॉजिटिव होगा, एक जगह दूसरी जगह नेगेटिव होगा। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो उसकी जो हनी ड्यू होती है यहाँ पर, उसमें अट्रैक्ट करके लाते हैं स्पर्मेशिया। और दूसरी जो कप है, दूसरा जो स्पोरोगोनियम है, उसकी रिसेप्टिव हाइपी पे यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है। तो अगर ये पॉजिटिव है, स्पर्मेशिया इज पॉजिटिव एंड रिसेप्टिव हाइपी इज नेगेटिव, तब ये फ्यूज हो जाता है। साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। डाइकैरियोटिक कंडीशन मेंटेन रहती है। फिर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, वो नीचे की तरफ रेमिफाई हो जाती है, नीचे की तरफ ट्रेवल हो जाती है, आ जाती है। और यहाँ पर ये फोटोएसिया फिर बाद में एसियम बनाती है, जिसको क्लस्टर कप या एसियम भी कहते हैं। इस एसियम में हेक्सागोनल डाइकैरियोटिक एसी स्पोर्स बनते हैं, चेन ऑफ एसी स्पोर्स। ये एसी स्पोर्स जो होते हैं वो विंड के द्वारा डिसेमिनेट होते हैं और यहाँ से ये प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए गेहूं की पत्तियों पर आ जाते हैं। गेहूं की पत्तियों पर ये जर्मिनेट होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एपिस्फोरिया बनाएंगे। एपिस्फोरिया जो है, फूला हुआ भाग जो है स्पोर का, यहाँ पर फूला हुआ भाग बनाती है। इससे एक पेग लाइक इन्फेक्शन थ्रेड निकलता है। ये स्टोमेटा से होते हुए अंदर चला जाता है। अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहां पर ये रेमिफाई हो जाता है, फैल जाता है पूरी तरह से। और बाद के स्टेजेस में जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर्स, जिसको यूरिडोसोराई भी बोलते हैं, वो बनाता है। यहाँ तक जो यूरिडोसोराई है, यूरिडोस्पोर्स हैं, वो भी डाइकैरियोटिक होती हैं। आप देख सकते हैं कि डाइकैरियोटिक यूरिडोस्पोर्स में दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और ये यूरिडोस्पोर्स बार बार बनते हैं और फिर दोबारा दोबारा नए प्लांट को, नए मीट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो साइकिल है, ये बहुत ही शॉर्ट साइकिल है। दैट इज एक तरह से सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण बनता है। बाद के स्टेजेस में जो यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ये बाद में डार्क कलर की टेलुटोसोरस बनाती है, टेलुटोसोराई। वहां पर बनते हैं टेलुटोस्पोर्स। ये टेलुटोस्पोर्स सीधा गेहूं के पौधे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉ में पड़े रहते हैं, जर्मिनेट होते हैं, फिर वापस ये माइसीलियम बनाते हैं। और इस तरह से ये साइकिल बारबेरी के द्वारा, अल्टरनेट होस्ट के द्वारा वापस गेहूं पर आती है और गेहूं के पौधे से वापस बारबेरी लीफ पे चली जाती है। इस डिजीज को कंट्रोल कैसे करें? चूंकि दिस इज हेटेरोसियस फंजाई, तो अगर अल्टरनेट होस्ट वहां अवेलेबल नहीं है तो डिजीज फैलना असंभव नहीं है। इसलिए बेस्ट टेक्निक इज इरेडिकेशन ऑफ द अल्टरनेट होस्ट। दूसरा, यूज ऑफ फंजीसाइड्स। कौन कौन से फंजीसाइड यूज जाते हैं? सल्फर डस्ट, उसके अलावा स्प्रेइंग ऑफ पावरजेट लिक्विड जिसमें डाइसोडियम इथाइलिन बिसथायोकार्बामेट प्रेजेंट होता है, प्लस जिंक सल्फेट एट फोर्टनाइटली मतलब होता है 15 दिन के इंटरवल पे। नेक्स्ट इज स्प्रेइंग ऑफ जिनब, मेनब, जिंक। ये 4 बार स्प्रे किया जाता है 10 से 14 दिन के इंटरवल पे। उसके अलावा सिस्टमिक फंजीसाइड्स जैसे वीटावैक्स एंड प्लांटवैक्स। बहुत सुटेबल टेक्निक इज यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। बहुत सारी डेवलप की गई है, जैसे NP 770, 792, N1 146, 284, Sonara 63, 64 and Lerma Rojo. These are resistant varieties. धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम प्लांट पैथोलॉजी के सीरीज में ब्राउन रस्ट डिजीज ऑफ वीट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।